बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक ही शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक के अंदर लेंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर, यानी विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रवों के मध्य द्रव्य के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक इसके अंदर शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ईएमआर, और दूसरा हमने लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडिएशन इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी कि जहां पर तरंग के गमन की दिशा के लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। और अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विभिन्न प्रकार से क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा। और ये हमने इसका जो क्लासिफिकेशन करा है, ये इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन, चाहे हम उसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, चाहे ऊर्जा के घटते क्रम में, या तरंग दैर्ध्य के क्रम में, इस तरह से अगर हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये सबसे पहले आज जो क्लासिफिकेशन हमने करा है इस प्रकार का, क्योंकि हम सबसे पहले इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही हम देखेंगे कि ये इनका वर्गीकरण किस प्रकार से है। इस वर्गीकरण के बाद जो हमारा पहला टॉपिक होगा जो कि सिलेबस में आता है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ हमने जो वर्गीकरण करा है वो ये है। तो सबसे पहले हमने लिया इसमें कॉस्मिक किरणें, फिर उसके बाद लिया गामा, फिर एक्सरेज, फिर पराबैंगनी एवं दृश्य, फिर अवरक्त यानी फिर सूक्ष्म तरंग, फिर इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद यानी और नाभिकीय चक्रण अनुनाद। इन दोनों को मिलाकर हम रेडियो तरंग भी कह सकते हैं, या यूं वापस से कह सकते हैं कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, यूवी विजिबल एंड आईआर, माइक्रोवेव, ईएसआर एंड एनएमआर। ईएसआर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और एनएमआर का मतलब हो गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये यहाँ पर जो व्यवस्थित हमने करा है ये ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करा है। यानी किस प्रकार से, जैसे हम जानते हैं E बराबर हमें फॉर्मूला पता है h न्यू, और अगर हम इसको, ये तो आवृत्ति हो गया यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एनर्जी हो गया। अगर हम इसको किसके फॉर्म में व्यवस्थित कर दें, E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, या फिर हम यूं दूसरे तरीके से कह सकते हैं E बराबर एच सी न्यू बार। यानी इस न्यू का मतलब तो हो गया फ्रीक्वेंसी, और यानी कि आपने ये ले लिया हर्ट्ज, जिसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ यानी ये तरंग दैर्ध्य, यानी ये हमने कह दिया लैम्डा, ये हमने कह दिया न्यू, और अब आ गया तरंग संख्या, ये 1 अपॉन लैम्डा यानी न्यू बार, जिसको हम कहेंगे तरंग संख्या। अब इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी घट रही है, यानी ऊर्जा घट रही है। यानी कॉस्मिक की सबसे ज्यादा, फिर गामा की, फिर एक्सरे की, फिर उससे कम पराबैंगनी की, फिर उससे कम अवरक्त की। ये इस तरह से ऊर्जा का घटता क्रम है। और अगर ऊर्जा घट रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यू के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी भी घट रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी ऊपर से नीचे जाने पर। और इसी तरह से अगर हम देखें तो वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वेव नंबर भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा। लेकिन लैम्डा के इन्वर्सली हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो लैम्डा ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो ये हमने एक तरह से रिलेटिव रूप से इनकी वैल्यूज लिखी है, जिसमें हमने कहा कि जो, जैसे एक आध मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे हमको पराबैंगनी और दृश्य की बात करें तो ये हम कह रहे हैं 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगा इसकी रेंज। इसी प्रकार से अगर हम वेवलेंथ में उसको ले तो 10 nm से लेकर 1 μm के बीच में होगा। और ऐसे ही हमने लिया, जैसे एक्स किरण की बात करी तो अब इसकी वेवलेंथ की बात करी तो 100 पिकोमीटर से लेकर 10 nm के बीच में होगा। अब ये nm पिकोमीटर ये किस तरह से होती है तो हमें पता होना चाहिए। पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर कितना होता है, -12 मीटर। एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10 की पावर -10 मीटर। nm हमें पता है 10 की पावर -9 मीटर। म्यूएम यानी माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर, और मीटर तो हमने लिख ही दिया इसमें। अच्छा, अब हमने ये कहा कि सबसे पहले मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब किसी मॉलिक्यूल पर आपतित होती है, यानी जब उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस अणु के अंदर कुछ
डिफरेंट प्रकार के उसमें चेंजेस आते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंट प्रकार के उसमें ट्रांजिशन आते हैं। इन ट्रांजिशन को हमने इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया है। जैसे हमने कहा सबसे पहले अब गामा का है। गामा में हमको पता है कि भाई नाभिक में चेंज, न्यूक्लियाई में चेंज, तो ये इस परिवर्तन को दर्शाता है कि गामा किरण पड़ने पर न्यूक्लियाई परिवर्तित हो जाता है एक से दूसरे में, या हम यूं भी कह सकते हैं एक न्यूक्लियाई जब दूसरे में परिवर्तित होता है तो गामा रेडिएशन लिबरेट भी हो सकती है या फिर वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दूसरा एक्स किरण है। एक्स किरण में हमने लिखा है, और दूसरा हमने लिखा है इसी के साथ में पराबैंगनी एवं दृश्य यानी एक्सरेज और यूवी एंड विजिबल। तो इन दोनों में हमने एक ही तरह का डायग्राम बनाया है। एक ही तरह का डायग्राम तो बनाया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाया है, यानी इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को दिखाया है, या एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाया है। जबकि यूवी विजिबल में हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है, या हम यूं कहें बाह्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है। देखो दोनों में इस प्रकार से अंतर दर्शा रहे। यहाँ एटम के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखा रहे, तो एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको जनरली यूज किया जाता है। और ये क्या हो गया, हमने यहाँ पर दिखाया मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अब रहता है आईआर। आईआर से हम क्या करते हैं कि आईआर में जनरली जो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते हैं, यानी अगर मैं ट्रांजिशन के डेफिनेशन में कहूँ उसको, तो यानी मॉलिक्यूल में एक तरह से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं कि मॉलिक्यूल, जब हमने कहा यहाँ बंद में कंपन यानी वाइब्रेशन इन बॉन्ड, यानी कि जब हम उसके ऊपर आईआर रेडिएशन मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी वो लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल की ओर उसका ट्रांजिशन हो जाता है। इसी प्रकार रोटेशन में भी यही होता है, जहां वो पहले धीमे धीमे रोटेशन कर रहा है और जैसे ही हमने उसके ऊपर माइक्रोवेव डाली तो मॉलिक्यूल के रोटेशन क्या हो गए, फास्ट हो गए, यानी वो रोटेशन क्या हो गया, उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन हो गया, यानी अणु में घूर्णन संक्रमण हो गया। अब इसमें आता है रेडियो तरंगे। जब रेडियो तरंगे डाला जाता है तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण में परिवर्तन होता है, और दूसरा जब एनएमआर की रेंज की डाली जाती है, जैसे हमने यहाँ रेंज लिख रखी है सबकी, तो इस रेंज की जब रेडिएशन को मॉलिक्यूल के ऊपर डाला जाता है तो उसके न्यूक्लियाई के स्पिन में परिवर्तन होता है। तो इस यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था, और जैसे ही इस रेडिएशन को डाला तो उसका जो स्पिन है वो उसकी चेंज हो गई। इसी प्रकार से न्यूक्लियाई की भी स्पिन चेंज हो गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये एनएमआर के अंदर, जो मेनली हमें अब एनएमआर इस फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है, तो एनएमआर के अंदर हमको क्या देखना है कि यानी न्यूक्लियाई के जो स्पिन में परिवर्तन होता है उसी का एनएमआर में अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने ये यूवी आईआर, ये सेकेंड ईयर में भी हमने इस चीज को देखा है, और इसमें यहाँ पर भी इसके कुछ ना कुछ, जब हम लास्ट में जब इनके एनएमआर के आएंगे तो लास्ट में इसकी कुछ एप्लीकेशन लेंगे जो जिसके एनएमआर के साथ ही होंगे। और एनएमआर में भी हम पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को ही हम यहाँ पर देखेंगे, जो होगा प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर होगी कि ये जो माइक्रोवेव है या आईआर है, और इसी तरह से यूवी विजिबल का भी कुछ पार्ट, ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हमको इसका अध्ययन करना है। तो अब सबसे पहले ये जो एनएमआर का है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम कहेंगे नाभिकीय चक्रण अनुनाद, इसका हम अध्ययन कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम बता रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएमआर का ही क्लासिफिकेशन है या ईएमआर का ही वर्गीकरण है। ईएमआर का तात्पर्य होता है कि अगर विकिरण के लंबवत, विकिरण के गमन के लंबवत यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो उससे हम बोलते हैं ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगें। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रो और रेडियो। अगर हम उसको ऊर्जा के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ सबसे कम ऊर्जा का क्षेत्र, अभी मैंने आपको जो बताया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा का क्षेत्र हमने लिया है रेडियो तरंग क्षेत्र। इसको दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है ईएसआर और एक एनएमआर। यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण में परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके तो उसे ईएसआर की श्रेणी में रखते हैं, और यदि न्यूक्लियाई के चक्रण में परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करें तो उसे हम एनएमआर यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब सबसे पहले हम एनएमआर या हम कह सकते हैं पीएमआर का ही हम अध्ययन करेंगे। हम कहते हैं कोई भी जो न्यूक्लियाई है
वो बेसिकली चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की तरह ही अगर वो स्पिन मोशन दर्शाता है तो वो अपने एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। जैसे हमने यहाँ प्रोटॉन के चक्रण को भी दर्शा रखा है कि ये न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है तो वो अपने क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और अब जब ये स्पिन कर रहा है तो यानी इसमें चक्रण कोणीय संवेग होगा या स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम इस फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं। ये आई जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अब इस जो हमने एक टेबल सी बनाई है यहाँ पर, टेबल में हमने यहाँ लिख रखा है कि जो डिफरेंट न्यूक्लियाई को हमने आई के आधार पर एक क्लासीफाई करा है। जो अब जैसे यहाँ पर हमने लिया, जैसे हमने कहा कि मान लो ये अगर एटॉमिक नंबर आपके इवन है, किसी भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर अगर इवन है और मास नंबर भी इवन है, इवन मतलब सम संख्या में, तो उसके लिए आई का मान 0 होगा। और उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कार्बन का और हमने ऑक्सीजन का लिया, हमने देखा दोनों ही ये इवन नंबर पे, ये हमने ले लिया एटॉमिक नंबर या जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, और ये हमने ले लिया मास नंबर या जो हमने इधर की तरफ हमने द्रव्यमान संख्या जिसे हमने कहा है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो हम कहेंगे एनएमआर असक्रिय या एनएमआर इनएक्टिव वह न्यूक्लियाई होंगे जिसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही सम संख्या में हो, जिससे उसके लिए आई का मान 0 हो जाता है, और आई का मान 0 होते ही उसके लिए चक्रण कोणीय संवेग भी 0 हो जाता है। ये तो ही इस न्यूक्लियाई की, इस प्रकार के न्यूक्लियाई की बात जिसके लिए आई का मान 0 है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी है जिनके लिए आई का मान 0 नहीं होता और जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, और जिसको हमने इस प्रकार से टेबल में दर्शा रखा है। यानी यहाँ पर हमने जब एटॉमिक नंबर ओड लिया है और यहाँ पर मास नंबर इवन लिया है तो आई के मान ये डिफरेंट तरह से आते हैं। इसके एग्जांपल ये हो गए न्यूक्लियाई। इसी प्रकार से यहाँ एटॉमिक नंबर हमने ओड या इवन लिया और मास नंबर हमारा ओड आ रहा है, ये देख लो इस तरीके से, ये हमने इस तरह से एग्जांपल ले रखे हैं। तो ये और उनके लिए आई के मान डिफरेंट प्रकार से, ये सभी न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर एक्टिव है। अब हम कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियाई स्पिन होता है और वो क्या कर रहा है कि वो उसके लिए हमने ये भी बता ही दिया कि कुछ जो न्यूक्लियाई है वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। तो अब हम कह रहे हैं न्यूक्लियाई जब स्पिन होता है और उसको हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ना केवल वो स्पिन मोशन दर्शाता ही है बल्कि वो एक पुरस्सरण गति या प्रिसीजनल मोशन भी दर्शाता है। और प्रिसीजनल मोशन बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कोई लट्टू मूव कर रहा है, यानी कि लट्टू जिस तरीके से ऐसे स्पिन करता हुआ और बाद में सेंटर पर आकर और बाद में नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह का मोशन उसको दिखा रहे हैं कि ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है और साथ साथ उसका क्या हो गया, स्पिन मोशन भी हो गया। ये रहा स्पिन मोशन। तो अब इस दो प्रकार के मोशन के कारण न्यूक्लियाई अपने आप को दो प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। यानी यहाँ पर हमने उस डायग्राम को भी दर्शा रखा है, यानी जब हम लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियाई जो है केवल स्पिन मोशन दर्शा रहा है और उसका ओरिएंटेशन भी बिल्कुल अस्त व्यस्त या रैंडम है। लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो दो प्रकार के मोशन दर्शा रहा है और इस दो प्रकार के मोशन के कारण वो अपने आप को दो प्रकार से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेट कर लेता है, यानी कि अपने दो प्रकार से अभी उसके अभिविन्यास हमको प्राप्त होते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में व्यवस्थित और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित अपने आप को करता है। न्यूक्लियाई का इस लोअर एनर्जी यानी जबकि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित है से हाई एनर्जी क्षेत्र यानी जबकि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित है, जाने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ से यहाँ संक्रमण के लिए या ट्रांजिशन के लिए, और वैसे बेसिकली इसके लिए जो टर्म लिया जाता है वो हम कहते हैं फ्लिपिंग के लिए, यानी न्यूक्लियाई के लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के लिए, हाई एनर्जी लेवल में फ्लिपिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हमने इस फॉर्मूले से दर्शाया डेल्टा ई बराबर एच न्यू। ये जो न्यू है आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति डिपेंड करती है एक तो जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, यानी H0 हमने लिख दिया यहाँ पर कि जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए उसकी स्ट्रेंथ पर, तो जितना H0 का मान होगा उतना ही इस न्यू का मान भी बढ़ जाएगा।
और दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटोग्राइक रेशियो, जो कि नेचर ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियाई की प्रकृति किस प्रकार की है, जिसे हमने एक एग्जाम्पल से भी बताया है कि प्रोटॉन, फिर फॉस्फोरस और फिर कार्बन, यानी कि प्रोटॉन के लिए गामा का मान ज़्यादा है, फिर फॉस्फोरस के लिए, और फिर हमने कहा ये कार्बन के लिए कम है। तो इस क्रम में हमने उसको व्यवस्थित कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ इस फॉर्मूले को हमने यहाँ दर्शा रखा है। अभी मैंने आपको कहा कि जब वो न्यूक्लियाई जो है इधर से इधर जाने के लिए, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाने के लिए वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगा, रेडियो वेव क्षेत्र से करेगा। और रेडियो वेव क्षेत्र से एब्जॉर्प्शन जैसे ही वो करेगा तो हमको क्या मिलेगा, एक इस तरह से सिग्नल प्राप्त होगा, इसको हम बोलेंगे NMR सिग्नल। अब ये उतना सिंपल नहीं होता कि NMR सिग्नल हमको सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। जैसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई जो वहाँ पर मॉलिक्यूल है, वहाँ IR में हम कहेंगे मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल जब एनर्जी का अवशोषण करेगा IR रीजन से, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल वहाँ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन दिखाएगा और हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे माइक्रोवेव में वो रोटेशनल ट्रांजिशन दिखाएगा और हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन NMR में इस तरह से नहीं होता। यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, या जो हम कहते हैं रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, कौन सी होगी रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, इसी क्षेत्र की। तो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं, और चेंज किसके अंदर करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ पर, यानी एक किसी निश्चित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर, फील्ड स्ट्रेंथ हमने कह दिया, वहाँ पर ये जो हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाली है और जो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों मैच कर जाती है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस की स्टेट, और इस स्थिति में एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, और ये हमको उस स्थिति में हमको यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होता है। यानी हमको रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट करना होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होता है एक पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ पर। ये जो कांस्टेंट, ये वाली जो वैल्यू है जो हमने उसके ऊपर आपतित करी है रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, और ये जो एनर्जी जो उसको रिक्वायरमेंट होती है, ये दोनों मैच कर जाती है। उस स्थिति में एब्जॉर्प्शन होगा और हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। इस स्पेक्ट्रा के टोटल 4 करैक्टरिस्टिक्स है। एक है नंबर ऑफ सिग्नल, यानी क्या कहेंगे, सिग्नल की संख्या। दूसरा होगा पोजीशन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल की स्थिति। तीसरा होगा पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, यानी हम एक तरह से कहेंगे सिग्नल की तीव्रता। और लास्ट होगा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल का विपाटन। इन चारों, ये जो चारों हैं, इसी को हमको NMR में पढ़ना पड़ता है, या NMR में हमें उसे देखना पड़ता है। जैसे हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने लिया मान लो CH3, CH2 और Cl, तो हमको देखना पड़ता है कि इसमें कितने सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, क्योंकि हम प्रोटॉन का पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, मेनली प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम PMR कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कितने तरह के प्रोटॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उससे तो हमको हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल, उतने ही सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा हमने क्या कहा, पोजीशन ऑफ सिग्नल, कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि अब ये Cl के बिल्कुल पास में, ये Cl से दूर है, तो एनवायरनमेंट अलग अलग हो गए, तो उनकी स्थिति भी अलग अलग होगी, तो वो हो गई पोजीशन ऑफ सिग्नल। तीसरा हमने कहा पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, यानी एक ही तरह के कितने प्रोटॉन है जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। जैसे अब ये 3 एक तरह के, 2 एक तरह के, तो इनके अलग अलग सिग्नल तो होंगे ही, लेकिन साथ ही उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी, उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगा। और लास्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, जो डिपेंड किस पर करता है, नियर बाय प्रोटॉन पर या नेबरिंग प्रोटॉन पर। तो यानी कि इसकी स्थिति जो है वो इस पर डिपेंड करेगी और इसकी स्थिति इस पर डिपेंड करेगी। अब ये जो है सारा, यानी कि हमने कहा जो 4 करैक्टरिस्टिक्स है इस सिग्नल के, इस 4 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।